नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। हमने पृथ्वीराज रासो का पहला भाग है वो हम बना चुके हैं, उसको ज़रूर देखिए आप। बहुत ही अच्छी क्लास है और बहुत ही बेहतरीन उसमें जानकारियाँ हैं। ये हमारा दूसरा भाग होगा। इसमें हम केवल पृथ्वीराज रासो की 16-17 विशेषताएँ हैं मुख्य वो पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो की विशेषता, ये वीर और श्रृंगार रस की भव्य प्रयोजन है। इसमें वीर रस और श्रृंगार रस ये प्रमुखता से है, लेकिन अगर ये आपको मुख्य रूप से पूछे तो ये इसमें वीर रस ही है। इस ग्रंथ का प्रमुख रस है वो क्या है? वीर रस। ये ध्यान रखना आपको। तीसरा पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय चेतना का भाव मिलता है। इससे हम संकीर्ण राष्ट्रीयता का या क्षेत्रवाद तो कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद नहीं कह सकते। अगर इस तरह प्रश्न पूछा जाए, 4 ऑप्शन दिए और उसमें पूछ ले कि राष्ट्रीय चेतना मिलती है, तो गलत। इसमें राष्ट्रीय चेतना नहीं मिलती। आप ये कल्पना कर दो कि भाई उसमें तो पृथ्वीराज रासो के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में और राष्ट्रीयता के बारे में है, तो ऐसा नहीं। वो संकीर्ण है, केवल क्षेत्र विशेष है। पूरे राष्ट्र की कई राष्ट्रीयता उसमें नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद नहीं है, ये ध्यान रखना। चौथा पॉइंट, रासो ग्रंथों में प्राय सभी रसों का समावेश हो जाता है, लेकिन शांत रस का नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। डिंगल और पिंगल दोनों शैलियाँ मिलती है, लेकिन प्रमुख रूप से पिंगल शैली मिलती है। आमतौर पर डिंगल का सर्वाधिक प्रयोग है, लेकिन पिंगल शैली की प्रधानता विद्वानों ने मान ली है। तो आपको पिंगल ही करना है। अगर ये पूछ ले पृथ्वीराज रासो की प्रमुख शैली है, तो आपको पिंगल करके आना है। अगर डिंगल और पिंगल दोनों हो तो आपको पिंगल करके आना है। रासो ग्रंथों में इतिहास और कल्पना का अद्भुत समन्वय मिलता है। ये गुण पृथ्वीराज में सर्वाधिक है। इतिहास और कल्पना बहुत की गई है। इसमें बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो, 9वां पॉइंट देखो, पृथ्वीराज रासो में काव्य रूढ़ियों का व्यापक प्रयोग हुआ है। यानी काव्य रूढ़ियों का बहुत प्रयोग हुआ है। किसी कहानी को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। पृथ्वीराज रासो में 12 मासों में प्रकृति का व्यापक चित्रण किया गया है। 11वां पॉइंट देखो, पृथ्वीराज रासो में रागात्मक ने संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। 12वां पॉइंट देखो, ऐतिहासिकता भाव, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो आप। ऐतिहासिकता का भाव है, इसी पहलू पर सर्वाधिक अप्रमाणिकता प्रश्न उठता है। इस पॉइंट का प्रश्न बन सकता है, आप ध्यान रखना। किस तरह बनेगा कि पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पहलू है ऐतिहासिकता, धार्मिकता, इस तरह के आपको दे देंगे उसमें पॉइंट। रासो ग्रंथ अधिकांशतः प्रबंधात्मक काव्य है। इसी तरह प्रश्न बनते हैं। प्रबंधात्मक की जगह वो आपको मुक्तक दे देगा और आपको कंफ्यूज करने के लिए। ध्यान रखना, रासो ग्रंथ वो अधिकांश प्रबंध काव्य के रूप में लिखे गए हैं। 14वां पॉइंट देखो, रासो साहित्य मूलतः दरबारी राजनीतिक साहित्य था। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये भी दरबारी और राजनीतिक। कैसा साहित्य था? राजनीतिक। ये प्रश्न पहले पूछा गया है। जिसका जनजीवन से कोई संबंध नहीं, लेकिन लोक जागरण का भाव है। जनजीवन से कोई मतलब नहीं है। ये जो महाराजा महाराजा हैं उनका गुणगान ज़्यादा किया गया है, और इसमें जनता का जागरण हो ऐसी कोई बात नहीं है। 15वां पॉइंट देखो, विविध छंद योजना, बहुत प्रकार के छंद है इसमें। रासो ग्रंथ की मुख्य भाषा अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी व ब्रज भाषा है। ये आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। और 17वां पॉइंट देखो, रासो साहित्य में उद्दीपन रूप ही आवी है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसको भी। ये उद्दीपन की जगह वो आलम्बन कुछ कर देगा इसे, और आपको
कंफ्यूज करने के लिए। तो आप ज़रूर इन 17 पॉइंट इनको ज़रूर आप ध्यान रखें, बार बार इनको याद करें। लघु पृथ्वीराज रासों का अक्सर ये जो इनकी विशेषता है वह पूछी जाती है, तो आप 2-3 बार इनको ज़रूर देखें। मैं अपनी इस क्लास को यहीं विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए, आगे भी मैं इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।